विद्यार्थी मित्रों, स्टैंडर्ड 9th सब्जेक्ट आपका हिंदी में आपने पोएम पढ़ रहे थे। पोएम आपकी थी 13 ग्राम श्री। तो इसमें ग्राम श्री पोएम के अंदर आपने यहाँ तक पढ़ लिया था और समझ लिया था। इसके बाद में ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं आज हम। तो आपको यहाँ से भी आपको पढ़ना है, समझना है, इसका भावार्थ भी करना पड़ेगा, हिंदी अनुवाद। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर, आंवली से तरु की डाली जड़ी, लह पालक में धनिया लौकी और सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल मिर्चों की बड़ी हरी थैली। कवि क्या कह रहा है कि पीले मीठे अमरूद जो हैं पीले मीठे हो गए हैं, यानी पक गए हैं पीले पीले, और अमरूदों में लाल लाल चित्तियाँ पड़ गई हैं, और बेर जो हैं पक गए हैं, वो सुनहले रंग के दिखने लगे हैं, और आंवले से डालियाँ जो हैं एकदम से यानी भर गई हैं, आंवले उसमें लग चुके हैं, जैसे लगता है कि डालियों पर आंवले के ऊपर सितारे से जड़ दिया गया है। पालक ले पालक में धनिया, पालक भी लहला रही है और धनिया की खुशबू, धनिया महक रही है। लौकी और सेम की फली भी यानी जो फैल गई, पूरी लताएं एकदम से उसकी डालियों के ऊपर पूरी फैल चुकी हैं। मखमली टमाटर हुए, और टमाटर जो हमारे पक करके लाल एकदम मखमली कपड़े की तरह वो दिखाई दे रहे हैं। मिर्ची की बड़ी हरी थैली, मिर्चे भी इतने एक डाली पे लगे हुए हैं गुच्छे, जैसे लग रहा है कि बड़ी हरी थैली के समान कोई यानी पौधों पर लटक रही है। बालू के सापों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती, अंगलू की कंघी से बगुले कलगी संवारते हैं कोई, तिरते जल में सुरखा पुलिन पर मगरोटी रहती सोई। बालू के सापों में अंकित जो है यानी रेखाएं जो बनी हुई हैं, जब पानी उसके ऊपर से चला जाता है और वो पानी ढलने के बाद, निकल जाने के बाद उसके ऊपर जो एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा की तरह अंकित हो जाती है, तो जैसे लगता है उसके ऊपर सांप यानी लेट करके सांप निकल करके गया है। इस तरीके से बालू के सांपों से अंकित यानी जैसे सांप रेंग करके बालू के ऊपर से गया है, और गंगा की सतरंगी रेतें उस पर दिखाई देने लगती है। सुंदर लगती सरपत छाई, उसकी परछाई जो है एकदम सुंदर दिखने लगती है, और तटों पर तरबूजों की खेती हो रही है, यानी तरबूज लेने लग रहे हैं, और अंगुली की कंघी से, और बगुला भी है वही पानी पर तैर रहा है, और उसके जो माथे पे लगी हुई कलगी, ऐसा लगता है कि वह अपने बालों को संभाल रहा है, अपनी उंगलियों से कंघी कर रहा है अपने बालों में, और सुरखाब जो है जल में तैर रहे हैं। मगरोटी जो है एकदम आलस से सोई हुई है। हसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए, भीगी अंधियाली में निसी की, तारक सपनों में से खोए, मरकत डिब्बा सा खुला ग्राम, जिस पर नीलम नभ अच्छंदन, निरूपम हिमपात में स्निग्ध संत, निज शोभा से हरता जनमन। हसमुख यानी हंस रही है, हरियाली जो है सर्दी के ऋतु में एकदम हंस रही है। आतप यानी धूप की जब उसकी किरणें पड़ रही हैं, तो जैसे कि वो हंस रही है बहुत, यानी खुशी से लाल हो गई हो, खुशी से खुश झूम रही है। सुख से अलसाए सोए, और ठंडी सर्दियों की धूप से जो पौधे जो है अलसाए से सोए हुए हैं। भीगी अंधियाली में निसी की, और उसकी अंधकार से जो रात जो है वो छुप चुकी है, भीग चुकी है, और जो पौधे जो हैं वो उनके सपनों में खो गए हैं। तारक सपनों में से खोए, और वे सपनों में अपने खो गए हैं। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, और ये गांव जो है एक मुस्कुराता हुआ डिब्बे के सामान यानी खुला हुआ है, जिस पर नीलम नभ अगच्छतन, जिस पर के आकाश नीलम की तरह छाया हुआ है। जैसे नीलम एक हीरा होता है, उस प्रकार से वो उस आकाश जो है उसके ऊपर छाया हुआ है। निरूपम हिममान पर एकदम शांत सा दिखाई दे रहा है। निज शोभा से हरता जनमन, और अपनी
निज शोभा से, जो विभिन्न प्रकार की शोभा से यानी जन मन यानी गांव जो है वो सब यानी हर रहा है, यानी सबको खुश कर रहा है, दिखाई दे रहा है, जिस पर नीला आसमान छाया हुआ है। सर्दी के अंत के साथ एक कोमल सुखद शांति सी आई हुई है और नींद गांव अपने मोहक सौंदर्य से लोगों का मन जीत रहा है, मन हर रहा है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपकी जो पोएम है ये यहीं पे आप समाप्त होती है। इसके बाद आपके अभ्यास के कुछ क्वेश्चन हैं। तो अभ्यास का क्वेश्चन नंबर पहला देखिए आप यहाँ पे, कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है। तो कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है, देखिए उत्तर आपको यहाँ पे नोट पे हम लिख के आपको बता रहे। कवि ने गांव को हरता जनमन इसलिए कहा है कि गांव की सुंदरता अद्भुत है। गांव में चारों ओर खेतों में दूर दूर तक हरियाली फैली हुई है। मखमली हरियाली पर जब धूप पड़ती है तो वह हंसती हुई नज़र आती है। खेतों में गेहूं, जौ, अरहर, सनई तथा सरसों की फसलें लहरा रही हैं। उनके रंग बिरंगे फूलों पर भिन्न भिन्न रंग की तितलियां मंडरा रही हैं। वृक्षों में फूल फल आए हैं, जिनसे सारा वातावरण गमक उड़ रहा है, यानी सारा वातावरण जो गमक रहा महक रहा है। खेतों में आलू, गोभी, बैगन, मूली आदि सब्जियां उग गई हैं। गंगा के किनारों पर तरबूजों की खेती, तालाब में तैरते पक्षी, उंगली की कंघी से समारते करते बगुले गांव की सुंदरता में वृद्धि कर रहे हैं। हरा भरा गांव मरकत के समान सुंदर है, इसलिए कवि ने गांव को हरता जनमन कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कविता में किस मौसम के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। तो इस कविता में कवि ने शिशिर और बसंत ऋतु का वर्णन किया है। शिशिर ऋतु में क्या क्या परिवर्तन आता है। इस ऋतु में ढाक और पीपल के पत्ते गिरने लगते हैं। आम के पेड़ों में मंजरियां फूटने लगती हैं। खेतों में मटर, सेम, अलसी के फूलने फलने का समय होता है। इसी समय लगभग हर जगह फूल खिलने लगते हैं। फूलों पर तितलियां मंडराने लगती हैं। सब्जियों में आलू, गोभी, बैंगन, पालक, धनिया और आदि, और फलों में जामुन, आम, अमरूद, कटहल आदि दिखाई देने लगते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के परिवर्तन शिशिर ऋतु और बसंत ऋतु में होता है। तो कभी अधिकतर होते हैं तो बसंत ऋतु में ही काव्य का वर्णन करते हैं कि बसंत ऋतु कवि लोगों को बहुत प्रिय होता है। इसी ऋतु में अन्य कवि अपने उसका वर्णन करते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आपका ये जो है पार्ट पोएम समाप्त हो गई और हमने आपको यहाँ पे एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व करा दिए हैं। 1 और 2 आपको पक्के नोट के अंदर कंप्लीट करना है। आगे की एक्सरसाइज हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।